हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज दिख रहा होगा आपको कि आंखों पे पहरा कैसा। तो आंखों में थोड़ी दिक्कत हो गई है, इसी बात पे एक छोटी सी शायरी सुनाता हूँ। कभी पहरा था एक दूसरे से मिलने पर अब तो नज़रें मिलाना भी गुनाह हो गया है। था ना कोरोना में, अब तो आई फ्लू चल रहा है तो नज़रें नहीं मिला सकते, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। लेकिन वीडियो नहीं रुकेगी, ठीक है, वीडियो आती रहेगी। तो हमने लेक्चर 9 रिकॉर्ड कर लिए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और जिसने लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर जाके प्लेलिस्ट में देखे, और जो चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको बीएससी की सारी वीडियोस, जो भी केमिस्ट्री की वीडियो हैं, नोट्स भी हम देते हैं, तो आप चैनल से जुड़ जाएं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो चलिए इसमें बात करते हैं। आज हम इसमें क्या बात करेंगे कि जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जो भी क्रियात्मक समूह हैं, उनकी जो अवशोषण की आवृत्ति या तरंग संख्या, उसका मान कैसे कैसे फ्लक्चुएट होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, त्वरण के लिए क्या होता है, बंकन के लिए क्या होता है, उनमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और हमको पता है कि क्रियात्मक समूहों की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 4000 से 1400 तक है, तो इनके बीच में ही आएगा। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है कि किसी कारण यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम में 4000 से 1400 सेंटीमीटर वर्ष आवृत्ति वाले क्रियात्मक समूह क्षेत्र को देखकर उसकी स्थिति को देखकर यौगिक में विद्यमान क्रियात्मक समूह का क्या किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने किसका, एल्कोहल का। ये डायग्राम इसलिए बना दिया कि बनाता तो आपका टाइम खराब होता। एग्जाम आएगा कि जैसे कि एल्कोहल का वो बनाइए, आईआर स्पेक्ट्रम बनाइए, तो बस आपको ये बना देना है, एग्जैक्ट नहीं बनाना है, लगभग कुछ याद रखना है। इसमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है वो आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्कोहल में क्या होता है, OH बंद होता है। तो इसमें दो प्रकार के कंपन हो सकते हैं, एक तो कौन से, तनन, और एक कौन सा हो सकता है, बंकन। तनन में दो कंडीशन है कि एक तो मैं कैसा विलायक ले लूं, अध्रुवीय विलायक ले लूं, उसमें एथेनॉल को डालूं। जैसे एथेनॉल का एग्जांपल ले लिया हमने, एथेनॉल का एग्जांपल ही लेना है आप। ठीक है, उसमें भी OH ग्रुप है, तो एथेनॉल का एग्जांपल लेके आपको बताना है। और एक मैं ले लूँ लिक्विड फॉर्म, जैसे द्रव अवस्था में ले लूँ, पानी में इसको घोल दूँ, लिक्विड या H2O में। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति में क्या चेंज आएगा, हमको ये तो पता है कि तनन की जो आवृत्ति होती है वो बंकन से कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो आप क्या लिखेंगे अल्कोहल में, कि अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप पाया जाता है, जिसमें दो प्रकार के कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, एक तो तनन कंपन और एक बंकन। तनन कंपन दो तरीके से हो सकता है। अगर हम अध्रुवीय विलायक CCl4 लें, नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब जो H बॉन्डिंग नहीं करेगा इसके साथ, तो तनन की आवृत्ति क्या आएगी। और एक हम द्रव अवस्था में लें, पानी के साथ लें इसको, तो तनन की आवृत्ति में परिवर्तन होगा। और वो वैल्यू कितनी आती है, ये तो आती है 3650 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आती है लगभग 3350 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि H बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, अंतराणविक H बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिक्यूलर, उससे क्या होता है, बॉन्ड लंबे हो जाते हैं, तो एनर्जी घट जाती है, और एनर्जी घट जाएगी तो तनन की आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, कम। बंकन के वजह से जो आती है OH बॉन्ड की, वो आती है लगभग 1420 से 1330 सेंटीमीटर इनवर्स। बस ये हमको इसमें दर्शा देनी है, ये लिख देना है, दर्शा देनी है। एक तरफ तो क्या लेना है, अवशोषणांक लेना है, एब्जॉर्बेंस लेनी है, पढ़ा था हमने बीयर्ड-लैमर्ट लॉ में। ये पीक को बताता है कितना ऊंचा जाएगा। इस तरफ 100 से लेकर के और 4000 तक, या 1400 से ही आएगा, पर अपन 100 या 200 से लेकर और 4000 तक अपन को क्या लेनी है, आवृत्ति लेनी है। इस तरफ है ना, उस तरफ नहीं बढ़ानी, 100, 800, 200, मतलब जहाँ आपकी रेंज आ रही है उस हिसाब से, जैसे आपको पता है कि ये वैल्यू आती है, तो ये इसमें दिखनी चाहिए प्रॉपर। अब हमको पता है कि देखो बंकन की क्या आती है, OH की 1420 से 1330, तो लगभग 1500 और 1000 के बीच में आएगी। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा 1420 से 1330 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये कौन सी आवृत्ति है, OH बंकन। बस कुछ नहीं करना है, दर्शा देना है। जब आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वहाँ पे सीधा क्वेश्चन आता है कि OH बंकन की आवृत्ति निम्न में से होती है। ठीक है, तो बेंडिंग की क्या होती है, तो आप बता देंगे ये होती है जब आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे वहाँ पे, पर यहाँ पे तो आपको लिखना होगा। एक क्या है, तनन की कैसी है, 3650, 3350 और 3000 से ऊपर आएगी, तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ, ये आती है 3350। ये क्या है, OH, क्या है, तनन कंपन, लेकिन कैसा विलायक, जैसे H2O, ध्रुवीय विलायक। दूसरी क्या है, CCl4 की में आती है इससे ज़्यादा, तो ये इधर रिप्रेजेंट करनी है। ये कितनी है, 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है, OH तनन कंपन की वजह से,
लेकिन तनन कंपन में कैसा सॉल्वेंट में इसको घोला है, नॉन पोलर में, अध्रुवीय में। जैसे H बॉन्डिंग नहीं होगी तो आवृत्ति का मान नहीं घटेगा, इधर H बॉन्डिंग होगी तो आवृत्ति का मान थोड़ा कम हो जाएगा। बंकन की वजह से क्या आती है, ये आती है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे देख लेंगे, लगभग आनी चाहिए, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट कुछ भी चीज़ नहीं होती, ठीक है, रिलेटिव ही होती है, एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते अपन, एग्जैक्ट अपन को बताना भी नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है। तो OH के बारे में अगर आएगा एल्कोहल, तो आप एथेनॉल का एग्जाम्पल लेंगे, क्या बोलेंगे, एथेनॉल में OH बंद पाया जाता है, जिसमें 2 प्रकार के वाइब्रेशन या कंपन हो सकते हैं। तनन 2 प्रकार का हो सकता है, अध्रुवीय विलायक में हो सकता है और ध्रुवीय विलायक में, सॉल्वेंट में। अध्रुवीय में तो कोई H बॉन्डिंग नहीं होती, तो तनन की आवृत्ति ज़्यादा आती है। ध्रुवीय में क्या होता है, H बॉन्डिंग हो जाती है इंटरमोलिकुलर अंतराणविक, जिससे तनन की आवृत्ति H बॉन्डिंग की वजह से घट जाती है। बंकन कंपन भी इसमें होता है, जिसकी आवृत्ति ये आती है, वो इसको ऐसे बना देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, बस हो गया अपना काम, लिख देंगे कि ये बंकन की है, तनन H2O की, तनन इसकी है, ठीक है। इसको लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वैल्यूज पूछी जाती हैं। तो अब अभी से अपना माइंडसेट मेरे जो मैं बोलता हूँ उसको करके चलिए आप, ठीक है। इसको लिखो, पर मैं अगला क्रियात्मक समूह पढ़ाता हूँ आपको, लिखो इसको। देखो, तो अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल 2 तरह का होता है, यही होता है कार्बोनिल Cu। अगर एक तरफ H आ जाए और एक तरफ C आ जाए या H आ जाए तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। एक तरफ H तो होगा ही, CHO ग्रुप तो होता ही है, और अगर CO है और दोनों तरफ क्या है, कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन है, तो वो क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले कि भाई कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसमें अगर एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। और अगर CO ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है तो क्या बनता है, कीटोन। एल्डिहाइड की जो आवृत्ति है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, वो करती है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, और कीटोन की जो होती है वो करती है 1700 से 1720 या 25 तक, ठीक है। अब एल्डिहाइड में जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, उसकी करती है ये, ठीक है। दोनों तरफ H है, तो अगर एक CH3 ग्रुप आ जाए तो क्या बन जाएगा, CH3CHO। तो इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है एल्किल ग्रुप के आ जाने की वजह से, 1745 के आसपास आ जाती है, ठीक है। फिर कीटोन है, कीटोन क्या था, अगर कीटोन में एक, ये कीटोन की है एल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड बोलेंगे इसको। अगर CH3 ग्रुप आ गया एक H की जगह तो उसकी कम हो जाती है थोड़ी सी। कीटोन में दोनों तरफ कार्बन है, दोनों तरफ अगर कार्बन है तो ठीक है, लेकिन एक तरफ कोई ऐसा ग्रुप आ गया जिसमें डबल बॉन्ड है, जैसे ये था CH3 और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, इसकी कॉन्जुगेशन स्थिति, कॉन्जुगेशन का मतलब इसके अगले कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसकी थोड़ी सी क्या हो जाती है, इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। किसकी, तरंग संख्या की है, जिसको हम आवृत्ति कह रहे हैं, वो वैल्यू इसकी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। कम का मतलब लगभग 1685 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें CO ग्रुप की तो देख रहे हैं हम, इस वाले की देख रहे हैं, इस वाले की। तो CO में ये तनन की है सारी, हम किन की बात कर रहे हैं, ये तनन कंपन की। दोनों में किसकी बात कर रहे हैं, ये तनन कंपन की, एल्डिहाइड में, कीटोन में। एल्डिहाइड में अगर SCHO है तो ये है, अगर CH3 ग्रुप आ गया तो ये होगी। केवल कीटोन दोनों तरफ CH3 नॉर्मल है तो क्या आएगी, 1700 से 1720। और अगर एक तरफ डबल बॉन्ड आ गया अगले कार्बन पर तो लगभग वैल्यू कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर नहीं जाना हमको, क्यों हो जाती है, क्योंकि हमको लिखना है, और लिखना अच्छे से और बताना है। आपसे कोई नहीं पूछा जा रहा क्यों हो जाती है। वैसे ये क्या ऐसा ग्रुप होता है इस पर sp2 संकरण होता है, ये खींच लेता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इसकी वैल्यू भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बंकन की देखते हैं, क्योंकि बंकन की तो हमेशा कम ही आएगी। ये आती है लगभग 1400 से 1430 से 1405। किसकी, CO, C कार्बन है यहाँ पर, बंकन, ठीक है। फिर 1750 है एल्डिहाइड की, एसिटाल्डिहाइड की और कम है, तो 1600 और 1800 के बीच में ही बनानी है। मतलब लगभग याद रखना, ऐसे नहीं रट रहे हैं, इसको रटना मत, ये लाइनों को भी रटना मत, आप अपने हिसाब से ऐसे कर करके थोड़ा सा याद रखेंगे कि नीचे बनती है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा रटना नहीं है। सबसे पहले कौन है, 1750, कौन, SCHO, ठीक है। SCHO में भी C बॉन्ड की देख रहे हैं, CO की, ठीक है, पूरा कंपाउंड लिख दिया। उसकी नीचे किसकी कम है, 1745 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कब थी, जब CO ग्रुप किसके साथ हो, CH3CHO।
फिर ये नीचे 1700 से लेके 1720, ये किसकी है, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन, जो इसके दोनों तरफ क्या है, कार्बन है। और अगर एक ग्रुप कैसा आ गया, डबल बॉन्ड वाला आ गया, तो और वैल्यू कम हो जाएगी, 1685 इस तरफ बना देंगे, उसको बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले किसकी है, फॉर्मेल्डिहाइड की, वो बना दी। उसके बाद एसिटल्डिहाइड की, तो वो बना दी। फिर कीटोन की क्या है, 1700 से 1720, दोनों तरफ कार्बन होगा तो वो कीटोन होता है। तो आप लिखेंगे इसमें कि CO कार्बोनिल ग्रुप में क्या होते हैं, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक तो एल्डिहाइड, एक कीटोन। अगर एक तरफ हाइड्रोजन है या दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनता है, दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन बनता है। एल्डिहाइड में जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसकी इतनी आती है, एक एल्किल ग्रुप बढ़ने पर CH3 पर वैल्यू कम हो जाती है, कीटोन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होती है। लेकिन अगर एक कॉन्जुगेशन पर या अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाए तो वैल्यू कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, खींच लेता है, क्योंकि इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लिखना नहीं है भले। फिर डायग्राम बनाना है तो बंकन की हमेशा यही होगी, सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, तो बंकन लिख देना आपको बाकायदा, और डायग्राम रटना नहीं। और ये वैल्यू देखो लगभग भाई 1700 से के आसपास है, तो 1600-1800 के बीच में इसको बना देंगे ऐसे करके। ये 1400 के आसपास आती है तो 1400 के इधर बना देंगे इस डायग्राम को। डायग्राम रटने नहीं होते, मैंने कभी रटे नहीं है ये। ठीक है, तो आप दिमाग से लगा करके याद रखेंगे, इसलिए मैं मेन बुक्स को नहीं पढ़ना। बुक्स को भी देखेंगे तो आपको सिंपल लगेगी, आपको फैक्ट से याद रखने हैं बस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लैंग्वेज मैंने बताई दी है, वीडियो को पॉज करके खुद लिख सकते हो, नोट्स देने का तो प्रयास करेंगे, पर अगर खुद बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर अगला क्रियात्मक समूह देखते हैं हम। देखो फंक्शनल ग्रुप, इसको लिखो। तो देखो अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है जिसमें ये ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और OH, मतलब C डबल OH ग्रुप होता है। फिर इसमें आप लिखेंगे कि इसमें 3 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक तो ये CO बॉन्ड दिख रहा है, एक C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड दिख रहा है, और एक CO सिंगल बॉन्ड H दिख रहा है। ठीक है, कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो हमको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, वही कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है CO। तो आप बोलेंगे कार्बोनिल की तो हम जानते ही कहाँ से कहाँ तक होती है, थ्योरेटिकल भी तो लिखेंगे पहले, 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद हमको दिख रहा है कि इसमें एक CO कैसा है, डबल बॉन्ड O के अलावा C सिंगल बॉन्ड O है। ठीक है, हमको पता है कि सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड से कैसी होती है, हमने पढ़ा था ना फोर्स कांस्टेंट हुक्स लॉ में, डबल द्विबंधी की ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से, तो इससे कम ही आएगी। ये लगभग आती है 1320 से 1205। ठीक है, और एक इसमें कौन सा बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O और H। बताएंगे कि हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो OH की 2 होंगी, एक तो होगी OH तनन और एक होगी OH बंकन, एक तो स्ट्रेचिंग और एक बेंडिंग। और हमको पता है कि स्ट्रेचिंग की ज़्यादा होती है, तनन की ये लगभग होती है 3300 से, एग्जैक्ट नहीं बतानी, 2500 सेंटीमीटर इनवर्स। और बंकन की तो कम आती है, तो ये होती है 1400 से 1395 सेंटीमीटर। मैं वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाती हैं, मेन फैक्ट, और आप जो क्रियात्मक समूह पूछे जाते हैं। तो OH की 2 हैं, CO की ये रही सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की ये रही। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के बॉन्ड है, तो आप लिख देंगे कि CO की तो ये होती है थ्योरेटिकल में, C सिंगल बॉन्ड की कम हो जाती है क्योंकि सिंगल बॉन्ड कमजोर होता है डबल बॉन्ड से, तो इसकी ये हो जाती है। OH में 2 प्रकार के कंपन पाए जाते हैं, तनन कंपन, तो इसकी ये होती है। बंकन की कम होती है क्योंकि बंकन की एनर्जी कम चाहिए, तो इसीलिए इसकी ये होती है। इसको इसमें रिप्रेजेंट कर दो। सबसे पहले देखो ये वाला, ये पहले तो 1300 वाला लिख दो, कितना 1300 से 20 से 1295, किसकी है ये, CO सिंगल बॉन्ड की, C सिंगल बॉन्ड O की है, ऐसे बता दोगे। ठीक है, उसके बाद ये 1400 से लेके 1400 से 1395, ये वाली 1400 से 1300 दिख तो रहा है ना आपको, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लिया करो। ये किसकी है, ये COH बंकन की, तो आप बताओगे बाकायदा बंकन लिखोगे इसमें, और ऐसे बना भी दोगे दूसरे पेन से, ब्लैक पेन यूज करोगे, ब्लैक और वो ग्रीन, मतलब ब्लैक और वैसा ब्लू, रेड पेन यूज नहीं करते एग्जाम में। ठीक है, ये वही CO ग्रुप की,
नीचे भी देखो कहाँ बना रहे हैं हम इसको, 1700 से 1720, तो CO, ठीक है, COH ही है लेकिन हम CO की दिखा रहे हैं तो CO बना रहे हैं। उसके बाद ये 3300 से 2500 OH तनन, तो इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और इसको बना देंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये C⋯O और H, OH की वहाँ पे भी लिखिए पर वो बंकन की लिखिए। बंकन की कैसी होती है, कम होती है, दिमाग में रखेंगे। ये OH किसकी है, स्ट्रेचिंग की, स्ट्रेचिंग की हमेशा ज़्यादा होती है। OH की यहीं के आसपास आएगी किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। तो नीचे देख करके और रटना नहीं है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं जितना अपना आप समझ रहे हैं। इसीलिए मैं आप वीडियो देखेंगे, केवल नोट्स के लिए मत मरिए, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो आप लगभग डाटा रखेंगे कि ये होता है, ये होता है। डायग्राम को भी नहीं रटेंगे, ऐसे करके बना देंगे एग्जैक्ट रट रहे हैं, एग्जामिनर को भी नहीं पता है ऐसे, वो भी नहीं रट रहा, ये पता चला बैठ करके लाइनों को लिख रहे हैं। ड्राइंग नहीं पढ़ रहे हैं हम, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं पता हो लेकिन लगभग पता हो कि यहाँ यहाँ ये आती है, ये बंकन की आती है, तो इसे लिखना भी पड़ेगा आपको। बस आपको ये याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कंपटीशन एग्जाम में भी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। लैंग्वेज में लिखेंगे COOH ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिलिक, जिसमें 3 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, C डबल बॉन्ड हो, C सिंगल बॉन्ड हो और OH बॉन्ड। तो 3 प्रकार की अपने पास आवृत्तियाँ आएंगी। डबल बॉन्ड की आवृत्ति सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की ये होती है, सिंगल बॉन्ड की ये होती है। OH में 2 प्रकार के कंपन होते हैं, तनन की ज़्यादा आती है बंकन से, तो तनन की लगभग ये होती है और बंकन की ये होती है, उसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। नीचे ध्यान रखेंगे यहाँ से कम से और ज़्यादा की तरह लेना है, 4000 तक ही लेना है, क्योंकि 4000 तक की रेंज होती है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी लेनी है, एब्जॉर्बेंस लेनी है, अवशोषणांक कितनी ऊपर जा रहा है, अवशोषणांक होता है ये, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एब्जॉर्बेंस कहते हैं, इसको आवृत्ति कहते हैं, हम जानते ही हैं, ठीक है। वीडियो को एक बार और देख लें, ऐसा लगता है कि आप तो थोड़ा सा समझ गए ना मेरी बात को, तो आप इसको लिख लो। फिर मैं एक और क्रियात्मक समूह की बात करता हूँ। देखो, वी विल डिस्कस अनदर एग्जाम्पल। एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले एस्टर होता क्या है पूछा जाएगा डायरेक्ट, एस्टर में समझाइए आई रिस्पेक्टा। तो C⋯O क्या हो गया भाई, मार्कर को C⋯O और क्या R, ऐसे तो लिखते हैं हम एस्टर को C⋯OR, ठीक है। तो एक तो इसमें क्या है, CO ग्रुप है, एक इसमें CO बॉन्ड है। तो देखो जो R ग्रुप है ना, R ग्रुप, ये इसकी वैल्यू को फ्लक्चुएट करता है। अगर ये CH3 है, ठीक है, या ये CH3 CH2 है, CH2 CH3 है, तो जो ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो CH3 जोड़ रहा होगा और CH3 CH2 जोड़ रहा होगा, तो CH3 CH2 वाले की ज़्यादा होगी वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर यहाँ ऐसे यही होता, वही C⋯O और क्या R की जगह क्या होता, ऐसा कोई समूह होता जिस पर क्या होता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे CO, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, CO ग्रुप जोड़ रहा होता है ऐसा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी, तो वैल्यू कैसी हो जाती, कम। यहाँ क्या है, कौन ज़्यादा देने वाला है, CH2 CH3 या CH3, तो CH2 CH3 ज़्यादा देने वाला है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसकी अगर जब ये जुड़ा होता है, CO की तो हम जानते ही हैं, इसकी लगभग होती है 1750। ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो डायग्राम बनाया हुआ है, बुक्स में आपको दे रखा होगा, ये दे रखा है एथिल एसीटेट का, CH3 C⋯O C2H5, ठीक है, ये दे रखा एथिल एसीटेट। कैसे बनाते हैं इसको, बना के दिखाओ। CH3 C⋯O और क्या C2H5, ठीक है, ये ग्रुप जुड़ रहा है R की जगह है ना, C⋯R में R की जगह ये जुड़ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आती है लगभग, जो ये CH3 CH2 तो जुड़ रहा है, C2H5 का मतलब, इसकी वैल्यू आती है लगभग 1440 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसकी कम आएगी तो इसकी अपने मन से भी लिख सकते हैं आप लोग, ये लगभग आती है 1320 के आसपास आती है, ये 1320 1370 के आसपास। तो अब 1350 से ऊपर या नीचे ही आती है, लगभग 1370 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वाली ज़्यादा आई है ना, ये 1750 होती ही है। अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ रहा हो जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी, तो वैल्यू और कम हो जाती है, लगभग 1000 यहाँ पर 1050, जो भी आपको याद रह जाए वो आप लिख देंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि एस्टर में C⋯R ग्रुप होता है, जिसमें C⋯O और CO बंद पाए जाते हैं। तो CO में जो ये R ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप जिसको बोलते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, जैसे CH3 या CH2 CH3, तो देने वाले की वजह से वैल्यू बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन कोई खींचने वाला है, जैसे CO है, क्योंकि ऑक्सीजन खींचेगा इससे, तो खींचेगा, तो वैल्यू क्या हो जाती है,
कम हो जाती है उसकी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, इस बंद की बंद सामर्थ्य कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की खींच लेगा तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको बना सकते हैं। सबसे पहले ये लगभग 1050 कौन है कि वो जो CO ग्रुप है उसमें जो C सिंगल बॉन्ड O है उसके साथ कैसे ग्रुप जोड़ रहे हैं, R की जगह इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, जैसे CU, इलेक्ट्रॉन आकर्षी बोल देंगे इनको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो वैल्यू कैसी होगी, कम होगी सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद अगर CH3 जुड़ रहा है तो ये लगभग होती है 1370 सेंटीमीटर इनवर्स। कब, जब वही C डबल बॉन्ड O, या हम किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इस वाले बॉन्ड। तो अगर यहाँ CH3 जुड़ रहा हो, OCH3, इसी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इससे ज़्यादा आएगी। अगर जुड़ रहा हो CH2 CH3, ये आती 1440, कैसे, वही C डबल बॉन्ड O और क्या CH2 CH3 या C2H5, तो इसकी तुलना में ज़्यादा देगा, क्योंकि दो ग्रुप जुड़ रहे हैं देने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये लगभग कितनी आती, 1440 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि जो CO ग्रुप है इसकी तो हम जानते ही हैं, लगभग 1750 के आसपास आती है इसमें, ठीक है। तो आप बता देंगे, 3 तरह की वैल्यू हुई। सबसे पहले CO की 1750, कि जो C सिंगल बॉन्ड है उसमें 3 वैल्यू हैं, इलेक्ट्रॉन कोई खींचने वाला है, जैसे CO दर्शा देंगे तो 1050 या 1000, जो भी याद आ जाए, 1020 एग्जैक्ट नहीं रटना है, लगभग याद रखना होता है। अगर कोई देने वाला है, जैसे CH3, C सिंगल बॉन्ड O की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी ज़्यादा और ज़्यादा देने वाले हैं CH2 CH3, तो इसकी थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, जैसे लगभग 1450 कर दो या 1440, और ये एग्जैक्ट होती है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये डायग्राम भी नहीं रटना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा नीचे की वैल्यू याद रखनी है, बढ़ते क्रम में 4000 तक बनानी है, क्योंकि 1400 से 4000 के बीच में ही आएगी लगभग वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी लेनी है, आवृत्ति लेनी है, यहाँ सूचनांक लेना है, कितना ऊंचा जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है ए। तो हमने मेन क्रियात्मक समूह पढ़ लिए। एक चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, देखो सबसे ज़्यादा जो क्रियात्मक समूह होते हैं ना, हम IUPAC में पढ़ते हैं, इसको बना लो वीडियो को पॉज करके। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आती है न्यू बार तरंग संख्या आवृत्ति की, वो आती है एनहाइड्राइड में, ठीक है। एनहाइड्राइड नहीं होता क्या ये वाला ग्रुप, C डबल बॉन्ड O CO, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ CO होते हैं, क्रियात्मक समूह होता है। आवर उसमें देखेंगे ना आप IUPAC में, तो COOH के नीचे आता है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है इसके लिए, ध्यान रखना, ठीक है, 1820 के आसपास। बस पता होना चाहिए किसके लिए ज़्यादा। सबसे कम आती है एमाइड के लिए, एमाइड भी फंक्शनल ग्रुप है, ये मैं किसके हिसाब से बता रहा हूँ, फॉर कंपटीशन एग्जाम, ठीक है। सबसे कम एमाइड की आती है। एमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और NH2, मतलब CONH2, इसके लिए कैसी आती है, मिनिमम आती है। सबसे ज़्यादा किसके लिए आती है, एनहाइड्राइड के लिए, सबसे कम किसके लिए आती है, एमाइड के लिए। इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट में IR की एप्लीकेशन और पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या उपयोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उसके बाद लेक्चर को क्लोज। देखो IR की एप्लीकेशन क्या है, पूछ ले भाई, तभी कोई थ्योरेटिकल है, क्या क्या उपयोग है, तो इसको याद नहीं करना, हमको पता है कि हम इससे किसका निर्धारण करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का, क्रियात्मक समूह का निर्धारण, ठीक है, कर सकते हैं। तो पहला लिख देंगे फंक्शनल ग्रुप का निर्धारण, इसमें थोड़ी लैंग्वेज भी लिख देंगे कि भाई क्रियात्मक, अलग अलग क्रियात्मक समूह के लिए जो फ्रिक्वेंसी या जो तरंग संख्या की वैल्यू कैसी आती है, अलग अलग आती है। जैसे किसी में OH समूह उपस्थित है तो उसके लिए अगर कितनी आएगी, 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर किसी में कौन ग्रुप उपस्थित है, CO ग्रुप उपस्थित है कार्बोनिल, तो इसकी लगभग कितनी आती है, हम पढ़ चुके हैं, 1720 1715 के आसपास आती है। तो आप लिख देंगे, क्रियात्मक समूह का निर्धारण कर सकते हैं। किसी पदार्थ की शुद्धता की जांच कर सकते हैं, ये प्योर है कि नहीं है, शुद्धता की परख या जांच कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे कि जो सैंपल आपको दिया हुआ है उसकी वैल्यू और जो उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो उसका सैद्धांतिक मान है, उसको मैच कर लेंगे।
अगर वो मैच हो रहा है तो वो कैसा पदार्थ शुद्ध है, नहीं हो रहा तो वो कैसा है अशुद्ध है। इसमें क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ की शुद्धता की जांच इस प्रकार किया जा सकती है कि उस जो आपको सैंपल दिया गया है जो शुद्ध पदार्थ है, जो भी पदार्थ दिया गया है उसकी अपन IR की उसकी आवृत्ति की वैल्यू निकाल लेंगे, का मान निकालेंगे और उसको जो सैद्धांतिक मान उससे मैच कर लेंगे। अगर वो लगभग समान आता है तो वो पदार्थ शुद्ध है, नहीं आता तो वो अशुद्ध है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। इसमें किसी रिएक्शन की प्रगति की जांच कर सकते हैं। प्रगति का मतलब अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, अभिक्रिया की प्रगति की जांच फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसमें आप लिख देंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे, कोई अभिक्रिया कितनी हो रही है कि नहीं हो रही है, उत्पाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसकी जांच कर सकते हैं। जैसे सेकेंडरी अल्कोहल होता है OH, वो किस में चेंज होता है, कीटोन में। हम अल्कोहल फिनॉल में पढ़ लेंगे। 1 डिग्री तो होता है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। इसकी इस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ कौन है, हाइड्रोजन। ये कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है ना, तो 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ OH भी क्या कहलाता है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो किसमें बदलता है, कीटोन में। जब ये अल्कोहल था तो इसकी लगभग कितनी थी, 3500 सेंटीमीटर इनवर्स, और जब ये कीटोन में बदलने लगेगा तो इसकी लगभग 1715 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। तो एग्जाम्पल लिख देंगे कि किसी अभिक्रिया की प्रकृति की जांच की जा सकती है। जैसे 2 डिग्री अल्कोहल जब कीटोन में बदलता है तो उसमें जो अवशोषण की जो पीक है, जो शिखर है, जो मतलब IR स्पेक्ट्रा आता है, वो 3500 का लुप्त होने लगता है और किसका बनने लगता है, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स का बनने लगता है। अर्थात पता लगता है कि कीटोन का निर्माण हो रहा है और 2 डिग्री अल्कोहल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, एक और लिख सकते हैं, फोर्थ, लगभग समान समूहों या क्रियात्मक समूहों की जानकारी। लगभग समान समूहों में अंतर, जिनके IR वैल्यू लगभग समान है, बिल्कुल समानता की ओर है, उसकी परख भी की जा सकती है। किसकी सहायता से, फिंगरप्रिंट रीजन की सहायता से। हम पढ़ चुके हैं फिंगरप्रिंट रीजन, जिन्हें नहीं पढ़ा वो पिछले लेक्चर में जाएं और देखें फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है ना, 1400 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें क्या लिखेंगे कि लगभग समान समूहों में अंतर कर सकते हैं, किसकी सहायता से, अंगुली छाप क्षेत्र की सहायता से। क्योंकि अंगुली छाप क्षेत्र वो होता है जिसमें 2 समान समूहों की कभी भी जो उसकी वैल्यू है आवृत्ति की, वो कभी भी समान नहीं आती। ठीक है, जैसे मनुष्य की दोनों अलग अलग मनुष्यों की उंगलियों के निशान भी समान नहीं आते हैं। अर्थात जो प्रतिबिंब रूप होते हैं, दर्पण में भी अगर कोई चीज़ दिख रही है तो उसका भी जो IR वैल्यू है, जो आवृत्ति या न्यू बार या तरंग संख्या का जो मान है वो समान नहीं आता है। तो लगभग समान समूह में भी क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। ठीक है, हो जाता है लिखने में। ठीक है, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपन एप्लीकेशन भी ये लिख सकते हैं। थोड़ा अपने मन से बनाएंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे, ध्यान से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमने इसमें 2 पार्ट पढ़े थे, एक तो UV एंड विजिबल और एक पढ़ा था IR। तो अच्छे से लेक्चर को देखिए, सारे लेक्चरों को देखिए। ये कोई बंदा अगर पहली बार इस लेक्चर पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल की प्लेलिस्ट में सेकंड ईयर की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। हमने फिजिकल भी मैंने पढ़ाई हुई है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई हुई है, दोनों केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाई हुई है, अभी इलेक्ट्रो भी पढ़ा देंगे, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाई हुई है, 3D 4D कोऑर्डिनेशन, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और जो आपके साथ वाले सहपाठी उनको भी आप बता सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम आपको नोट्स देने का भी प्रयास करते हैं, मैं खुद आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मेहनत है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या कर सकते हो भाई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ कि सर भी पढ़ाते हैं। आपको बेहतर लगता हो तो ये आप बताओगे, तो ये आप यहाँ तक पहुँचे होगे इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं केवल BSc के हिसाब से नहीं पढ़ाता, मैं कंपटीशन का टच लेके भी आपको पढ़ा रहा हूँ कि आगे चल के आपका उद्देश्य क्या है इस केमिस्ट्री को पढ़ने का। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, खुश रहिए, मिलते हैं किसी अगली यूनिट के साथ। धन्यवाद।